जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के वन एवं वन संपदा से संबंधित क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पिछली कई परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिल सके। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन दिए हैं 2001, 2002, 2003। सही उत्तर है आपका 2000। सन 2000 में मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग का गठन किया गया था। अगर हम जैव विविधता अधिनियम की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था और इसी के आलोक में बाद में जो जैव विविधता विभाग 2001 में बना था उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया था। अगर हम जैव विविधता की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, देश में प्लस दुनिया में जो जीवों की अलग अलग प्रजाति हैं उसी को आप जैव विविधता कहते हैं। जीवों की विभिन्न प्रजातियां, ये प्रजातियां ही क्या कहलाती हैं? आपकी जैव विविधता कहलाती है। और पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैव विविधता दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी का जो संतुलन बना हुआ है पर्यावरण पारिस्थितिकी का वो बना रहे तो उसके लिए आपको जैव विविधता को संभालना, उसका संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी के तहत ही मध्य प्रदेश में भी जैव विविधता विभाग बनवाया है ताकि मध्य प्रदेश स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये कदम उठा सके, काम कर सके। तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पर स्थापित किया गया था जैव विविधता विभाग। क्लियर? चलिए, तो ये पहला प्रश्न था आपका। आंसर आप लोगों को पता चल गया है, एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न। देखिए एग्जाम में वन संपदा के प्रश्न हर बार काफी सारे देखने को मिलते हैं, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हर एक क्वेश्चन को आप इन डिटेल जरूर समझिएगा, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? ये प्रश्न जो है वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में 2018 में आया था और ऑप्शन है आपके 1980 में, 1984 में, 1988 में, 1990 में। ध्यान रखिएगा 1988 में 1988 में ही लघु वन उपज सरकारी संघ का गठन किया गया था जो कॉर्पोरेशन के बेस पे काम करने वाली व्यवस्था के तहत चलता है। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश में वन उपज की बात करें, लघु वन उपज की बात करें तो जैसे खेर हुआ, गोंद प्राप्त करना हुआ, ठीक है, लाख प्राप्त करना हुआ, तो इन सब चीजों के लिए है ना, तेंदु पत्ता इकट्ठा करना हो, ये सब लघु वन उपज है। इनके लिए एक सहकारी संघ बनाया गया था ताकि इनके क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो उसको सुलझाया जा सके और इनके विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये संघ जो है वो 1984 में बनाया गया था 24 जुलाई के आसपास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मढ़ई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का या पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान का। ध्यान रखिए ये प्रश्न जो है वो ग्रुप 2 के उसमें आ चुका है 2018 में। याद रखिए ऑप्शन जो है सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सही उत्तर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो होशंगाबाद में दोस्तों, और ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल है। और इसी में मढ़ई का जो जंगल है वो आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपको दोस्तों टाइगर सफारी की सुविधा भी मिली हुई है और मढ़ई के पास में आप देखेंगे तो चुरना के जंगल भी यहीं पर है, घने जंगल का क्षेत्र है। और यहीं पर आपको तवा रिजर्वायर, तवा बांध जो है उसका इलाका भी मिलेगा। तवा बांध जो है यहाँ में जो जीव मिलते हैं उनके लिए पानी का मुख्य स्रोत के तौर पे काम करता है, जो कि तवा नदी पर बनाया गया है होशंगाबाद में। अब यहाँ ये भी समझिएगा कि ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में चुरना और मढ़ई है दोस्तों, ये स्पेशली बाघ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपको किसी नेशनल पार्क में जाना है और वहां जाकर आपकी इच्छा है कि आपको बाघ की साइटिंग करना है, बाघ देखना है, तो आप चुरना और मढ़ई के जंगलों में जा सकते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। ये क्लियर दोस्तों? चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोजेक्ट टाइगर भी देखने को मिलता है, ठीक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है रेजिन, तेंदुपत्ता, छाल या टिम्बर। याद रखिएगा टिम्बर जो है वो प्रमुख वन उत्पाद के तौर पर वर्गीकृत किया गया, पटवारी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? ऑप्शन है तेंदुपत्ता, साल के बीज, कुल्लूगम या जंगली घास।
जंगली घास जो दोस्तों है उसको राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं माना गया है। बाकी तीनों को याद कर लीजिएगा, ये राष्ट्रीयकृत वन उपज, ये प्रश्न जो पटवारी में आया हुआ है 2017 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड का स्थापना कब किया गया? वन विकास बोर्ड की स्थापना को लेकर दोस्तों ऑप्शन दिए 24 जुलाई 1975 को, 5 जुलाई 1991 को, 20 जुलाई 1979 को या 10 अगस्त 1955 को। ये एग्जाम पटवारी की जो रही उसमें आया हुआ है पेपर 2017 में। और याद रखिएगा 24 जुलाई 1975 को भोपाल में राज्य वन विकास बोर्ड का स्थापना किया गया था, जो मध्य प्रदेश में जो वन है उन संबंधी समस्याओं के लिए जिम्मेदार संस्था है। वनों के विकास, उनमें जो भी कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर कर उसके डेवलपमेंट की तरफ विकास के लिए काम करने वाली संस्था है ये राज्य वन विकास बोर्ड। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है? ऑप्शन है महोगनी, हुल्ली, आबनूस या सागौन। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वो सागौन की लकड़ी के लिए फेमस, याद रखिएगा सागौन के लिए फेमस है। सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा का क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैमाने पर को मिलते हैं। बैतूल हुआ, होशंगाबाद हुआ, नरसिंहपुर हुआ, है ना, ये जो पूरा बेल्ट है आपका जबलपुर तक का, मंडला का, इस पूरे में आपको सागौन के वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। एमपीएसआई का प्रश्न 2017 में आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। और बैतूल जो है दोस्तों उसमें सागौन की दृष्टि से उसको चिन्हित किया गया है, ये भी याद रखिएगा हाल ही में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? साल का बीज या कपास या सागौन या गेहूं? साल का बीज जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार वाली उपज के तौर पर जाना जाता है। एमपीएसआई का प्रश्न 2017 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो लगभग 17% से ज्यादा जो है आपको सबसे ज्यादा वन काय के मिलते हैं, सागौन के मिलते हैं, और लगभग 16% के आसपास आपको साल के वन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वन क्षेत्र है और इसका एकाधिकार आपको देखने को मिलेगा उपज की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 15, 16, 14, 13। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले आ चुका है एमपीएसआई के एग्जाम में 2017 में, आगे भी आने की संभावना दोस्तों है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश को 16 वन मंडलों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रीय वन मंडल कितने? 16 है, जिनमें दोस्तों याद रखिएगा खंडवा जो है वो सबसे बड़ा मंडल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो 16 वन मंडल हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है वनों के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं? घृत कुमारी, जिसको आप एलोवेरा के नाम पे जानते हैं, लेमन ग्रास, इनमें से कोई नहीं है, दोनों। याद रखिए दोनों के दोनों जो है वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध होते हैं और बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है मुरैना, सीधी, ग्वालियर, निमाड़। याद रखिए अगर हम सघनता के आधार पर वनों की बात करें दोस्तों तो बालाघाट जो है मध्य प्रदेश का ये सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला, वन प्रतिशत वाला जिला है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं वन, लेकिन चूंकि बालाघाट ऑप्शन में नहीं है तो बालाघाट के अलावा आपको कौन सा उत्तर मिलेगा? तो याद रखिए सीधी। सीधी जो है वो सबसे ज्यादा वन आवरण वाले जिलों में शामिल होता है। इन सभी की हम बात करते हैं तो निमाड़ की तुलना में, ग्वालियर की तुलना में, मुरैना की तुलना में सीधी जो है उसमें वन है, क्योंकि सीधी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आता है और एक इंपॉर्टेंट जंगली क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो यहां पर आपको वन ज्यादा मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है? तो कपास, चावल, लकड़ी या तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता का जो संग्रहण है इस पर मध्य प्रदेश सरकार का निम्न एकाधिकार है, याद रखिएगा। तेंदुपत्ता जो है दोस्तों इससे इंपॉर्टेंटली बीड़ी उद्योग जो है उसमें सहायता मिलती है और लगभग 60% के आसपास तेंदुपत्ता जो हमारे यहाँ पर होता है। स्पेशली देखें तो जबलपुर का जोन है, शहडोल का जोन है, यहाँ पर आपको सागर के क्षेत्र, यहाँ पर आपको तेंदुपत्ता विशेष तौर पर संग्रह की स्थिति में देखने को मिलता है। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो बेहतर योजनाएं भी चलाती है, इनकी लड़कियों को पढ़ाने के लिए 500 रुपए प्रति महीने भी देती है मध्य प्रदेश सरकार, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन समूह में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन कौन से हैं? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कायदे से ये वाला ऑप्शन नीचे होना चाहिए,
गलत टाइपिंग की वजह से ये ऑप्शन पहले पे आ गया है, लेकिन आप समझ लीजिए ऑप्शन कैसे होंगे 1, 2, 3 और 4। पहले पूछिएगा उष्णकटिबंधीय कटिले वन, उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए ये प्रश्न जेल प्रहरी के एग्जाम में आ चुका है 2017 में। यहां पर उत्तर है आपका दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन लगभग 88.64% के आसपास मिलते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको, अच्छा इन वनों की बात करें तो लगभग 8.5% के आसपास मिलते हैं। कटीले वन की बात करें तो 2-3% के आसपास मिलते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन हमारे यहाँ पर ज्यादा है। ये ऐसे वन है जो गर्मी का मौसम जैसी आता है तो अपने पत्ते गिरा देते हैं। पर्णपाती वन किसको कहते हैं दोस्तों? तो पर्णपाती वन जो है वो ऐसे वनों को कहा जाता है, ऐसे वृक्षों के वनों को कहा जाता है जो गर्मी का मौसम आती है अपने क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। अब गर्मी में अपने पत्ते क्यों गिराते हैं दोस्तों? पानी के लिए। पानी के लिए। याद रखिएगा जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्ती होती है, ये जो पत्ती है इस पत्ती पर आपको यहाँ पर छोटे छोटे से रंध्र मिलते हैं, छेद मिलते हैं। जब इन पर धूप पड़ती है तो यहाँ से वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो अगर पूछा जाए कि पौधे के किस भाग से सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है तो आप बताएंगे पौधों की पत्तियों से सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं। जब धूप पड़ती है तो जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है उसी वे में पौधों से पत्ती जो है इनसे पानी निकलता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो अब ऐसे में अगर गर्मी के मौसम में आप हैं और अगर पानी की कमी है, अब पानी की अगर आपके सामने कमी है तो इस कमी के कारण पौधों को पानी की बचत करने की जरूरत है, तो वाष्पीकरण सबसे ज्यादा किससे होगा? पत्ती से होगा। तो पत्ती वो गिरा देते, पत्ती गिरा देते। इस प्रकार का एक एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है, अनुकूलन कर लेते हैं वातावरण के हिसाब से। कौन? पौधे। तो इसलिए वो क्या करेंगे? अपने पत्ते गिरा देते। जब पत्ते नहीं होते तो उस पर्टिकुलर सीजन में पानी की आवश्यकता उनकी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है पत्ती गिराने से। तो वो उस पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं? अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, जी लेते हैं, निकल जाते हैं। जैसे वो सीजन खत्म हो जाता है और थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध होने लगता है, बारिश एक आध बार हो जाती है, तो फिर पौधों में नई पत्तियां आपको देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो वाष्पीकरण के लिए तैयार है, क्योंकि गर्मी चली जाएगी, गर्मी चली जाएगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जानी है। दूसरी बात उनके पास पानी भी अवेलेबल है, तो ऐसे में वो पत्तियां दोबारा से जाती हैं। ठीक है? तो अनुकूलन की प्रोसेस से गुजरते हैं पौधे। तो यहाँ पर पर्णपाती जो होते हैं, शुष्क मौसम में पत्ते गिराने वाले वन जो होंगे वो शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। और मध्य प्रदेश में जो अधिकांश वन है ना दोस्तों वो इसी प्रकार के वन हैं, लगभग 88.64% के आसपास, और ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उष्णकटिबंध क्यों बोलते हैं दोस्तों वनों को? क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु होती है, गर्म जलवायु होती है, उसको आप संस्कृत में उष्ण कह सकते हैं। तो चूंकि जलवायु उष्ण है तो यहाँ पर जो वन मिलते हैं वो भी उसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है भारत के वन क्षेत्र का प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत जो है यहां हम बोल सकते हैं कि 24% से भी ज्यादा क्षेत्र में आपको वन देखने को मिलेंगे। अब मोर देन 24% भारत के कुल क्षेत्रफल पे अगर वन है तो उसका कितना हमारे मध्य प्रदेश में है? तो ऑप्शन है 12.38, 35.60, 29.50 या 42.40। याद रखिए मध्य प्रदेश में भारत के लगभग 12.38% के आसपास वन है, जो पहले 12.30% के आसपास हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो 12.38 है। मतलब ये कि जब लेबर इंस्पेक्टर की एग्जाम दी होगी किसी ने 2017 में, जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय इसका उत्तर होता 12.30%। लेकिन चूंकि अब हम 2023 में डिस्कशन कर रहे हैं, आने वाली एमपी पीएससी की प्रीलिम्स हो या एमपी कांस्टेबल हो या एमपी एसआई हो या लेबर इंस्पेक्टर जो आए, उसकी एग्जाम की दृष्टि से अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपको उत्तर लगाना पड़ेगा 12.38%। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े जो है ये पुराने आंकड़े हैं। मतलब अगर 2017 में क्वेश्चन आया है तो आंकड़े कब के प्रयोग कर रहे होंगे? ये 2015 के। 2015 के बाद 2017 में वन रिपोर्ट आई, 2017 के बाद 2019 में, 2019 के बाद 2021 में, 2021 के बाद 2023 में। अब 2023 की रिपोर्ट अभी क्लियर नहीं आई है तो 2021 की रिपोर्ट के आंकड़े हम प्रयोग कर रहे हैं। तो 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 12.38% वन है भारत का। और इस समय इन्होंने जो प्रश्न दिया था उसके हिसाब से उत्तर क्या होगा? 12.30 के आसपास। क्यों? क्योंकि 2015 की वन रिपोर्ट का प्रयोग कर रहे थे 2017 में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका उत्तर बनता। लेकिन यहां 2017 के बाद से 2 वन रिपोर्ट हमको देखने को मिल रही, जिसमें हमको मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में काफी वृद्धि देखने को मिली है। इस वजह से यहां पर आपका उत्तर जो है दोस्तों वो अलग आ रहा है, 12.38% के आसपास आप उत्तर लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है? धार, बालाघाट, गुना या विदिशा? याद रखिए बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज्यादा वन घनत्व, इसका कारण पता है क्या है कि बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी, या हम बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है। अब दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ना, ये सतपुड़ा का पूरा क्षेत्र आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका, जब मानसून की हवाएं आती हैं पहाड़ियों के बीच में वो फंस जाती हैं, और यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, वर्षा ज्यादा होती है। अब ये क्या हो गया कि वर्षा ज्यादा हो गई, मतलब ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, वन की जो वृद्धि है वो अच्छी हुई है, विकास अच्छा हुआ है। और यहाँ पर आपको ऐसे वन देखने को मिलते हैं जो सदैव हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो है कमी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो वन घनत्व भी यहाँ पर ज्यादा है, वन का प्रतिशत भी यहाँ पर ज्यादा है, वन का क्षेत्रफल भी मध्य प्रदेश में बालाघाट वाले इलाके में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? 77,700, 77,493, 78,279 या 9,46,900? याद रखिए इतना हो नहीं सकता है क्योंकि ये गड़बड़ है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था 94,690, तो ये एक रिलेवेंट टाइप का ऑप्शन लगता है, तो एक जीरो से ज्यादा बढ़ा दिया गलती से। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए सही उत्तर है दोस्तों 77,493। मध्य प्रदेश में इतना वन क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वन क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो देश का कितना है, लगभग 12.38% के आसपास मिलता है। अगर आंकड़ों में देखें तो मध्य प्रदेश का जो कुल भूमि है उसमें लगभग 30.72% वन है मध्य प्रदेश में। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि नवीनतम वन रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत पर वन है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के आपको सभी अगर वन को कैलकुलेट कर लेते हैं तो 30.72% वन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं बालाघाट में, और सबसे कम आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों उज्जैन तरफ। जब आप उज्जैन में आते हैं तो वहां पर क्षेत्रफल भी कम है और वहां पर प्रतिशत भी कम। ठीक है, आगे प्रश्न में आएगा तो हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ अगर वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आ गया है, यहां से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा कि 1981 में देहरादून, याद रखिए देहरादून है, यहां पर हमारे देश में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, वह ना वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की थी। ये वन सर्वेक्षण संस्थान जो था इसने 1987 में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करना शुरू किया था, और ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो थी ना ये हर 2 वर्ष में जारी करता है। कितने वर्ष में? हर 2 वर्ष में जारी करता है। और इस रिपोर्ट में भारत के राज्य के हिसाब से भी वनों के आंकड़े होते हैं, राष्ट्रीय आधार पर भी वनों के आंकड़े होते हैं, पूरे आंकड़ों से संपन्न होता है, जिसके आधार पर हमको ये पता चल जाता है कि कहां पर वन बढ़ रहे हैं, कहां पर वन घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, और बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार के प्रयासों को और ज्यादा करने की जरूरत है ताकि और वनों में वृद्धि हो जाए, और अगर घट रहे हैं तो उसके कारण का पता चलता है, तो उस कारण का समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। इस दृष्टि से ये फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी 17वीं रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिली थी 2021 में, जिसके आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में इतना वन क्षेत्रफल है। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भारत में दोस्तों हरियाणा जो है निम्न वन क्षेत्रफल वाला प्रतिशत वाला राज्य है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम स्थान पर मिजोरम का स्थान आता है, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर, चलिए तो ये हमने इसकी बात की रिपोर्ट की, क्योंकि 2-3 बार ये बात हो चुकी है ना कि वन स्थिति रिपोर्ट। तो वन स्थिति जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली जाती है हर 2 साल में, और इसके तहत मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर के आसपास फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? वन विद्यालय दोस्तों वन संबंधी ट्रेनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं इनिशियल लेवल पे। तो हमारे यहाँ पर हम देखें तो अमरकंटक, गोविंदगढ़, धार और लखनादौन, ये 4 क्षेत्र दिए हैं, जिसमें से धार में दोस्तों वन विद्यालय नहीं है, अमरकंटक में भी है, गोविंदगढ़ में भी और लखनादौन में भी। और इसके अलावा याद रखिएगा शिवपुरी में भी आपको देखने को मिलेगा एक वन विद्यालय है। तो ये 4 जगहों पर है, लेकिन धार में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आते हैं, वन संबंधी प्रशिक्षण के लिए इंपॉर्टेंट व्यवस्था होती है। डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट का जो टेस्ट रहा है 2016 का, उसमें एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? खैर का, साल का, सागौन का या लाख का? एग्जाम डेयरी फेडरेशन वाले जो एग्जाम है 2016 का, उसमें ऐसे प्रश्न आया था।
खैर का प्रयोग आप औषधि निर्माण के लिए करते हैं, याद रखिएगा। खैर जो है दोस्तों, इससे कत्था प्राप्त किया जाता है। कत्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जब हम कत्था की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा शिवपुरी और बानमोर को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये शिवपुरी और बानमोर कहाँ है दोस्तों? मुरैना में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बानमोर अगर भूल जाए तो मोर से याद रख लीजिए, मोर और मुरैना, ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मुरैना में यहाँ पर कत्था के कारखाने आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कत्था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में वनों से प्राप्त किया जाता है, खैर के वन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? शाजापुर, सुजालपुर, रायसेन या डिंडोरी? दोस्तों याद रखिए, अगर हम चारों ऑप्शन के आधार पर देखें तो शाजापुर आना चाहिए, क्लियर, शाजापुर आना चाहिए। लेकिन वास्तव में सबसे कम कहां है? उज्जैन में है, जहां लगभग 37 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास वन मिलते हैं। उससे ज्यादा 60 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास शाजापुर में वन देखने को मिलते हैं, बराबर। तो शाजापुर इस प्रश्न के हिसाब से है, लेकिन अगर इस प्रश्न में ऑप्शन उज्जैन अगर होता तो हमारा उत्तर उज्जैन होता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, होने को उज्जैन में सबसे कम है, परंतु इस प्रश्न के हिसाब से शाजापुर में होगा। डेयरी फेडरेशन वाले में ये आया वो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? कुछ दिनों पहले जब मैंने एक लेक्चर लिया था जलवायु संबंधी, उसमें मैंने डिस्कशन किया था बांस को लेकर, तो वहां पर हम सारी चीजें देख चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, भारत में बांस उत्पादन में स्थान पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, तो मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। देखें तो असम भारत में सबसे पहले नंबर पर आता है, ये ध्यान रखिएगा, और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए होता है? रेलवे स्लीपर बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, बीड़ी निर्माण के लिए, कत्था निर्माण के लिए? ध्यान रखिए, डेयरी फेडरेशन एग्जाम में 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कत्था की हम बात करें दोस्तों तो खैर के वृक्ष से होता है, तो कत्था खत्म। बीड़ी जो होता है इसमें तेंदू पत्ता की यूज की जरूरत पड़ती है। तेंदू पत्ता जो है बीड़ी के लिए सबसे ज्यादा, बीड़ी के लगभग 260 कारखाने जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। रेलवे स्लीपर की बात करें तो इसमें साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, साल की जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग रेलवे स्लीपर में किया जाता है, तो ये भी नहीं हुआ। एकमात्र ऑप्शन बचा आपका बांस। बांस जो है दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से भवन निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिर्फ भवन निर्माण नहीं, बांस का उपयोग आप कागज, लुगदी बनाने में, घर बनाने में, बांस के आर्ट बनाने में, टोकरी बनाने में, बॉटल बनाने में, या भांति भांति की चीजों में करते हैं, क्लियर। तो बांस के कई सारे उपयोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घास की प्रजाति है, मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के इंदौर के नौलखा पे आप जाएंगे तो वहां बांस का शोरूम भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से बांस की खेती के लिए भारत सरकार के द्वारा बांस मिशन भी शुरू किया गया है, और भारत में तो बांस का इतना बड़े लेवल पर प्रयोग किया जा रहा है कि असम में सबसे बड़े बांस पार्क की स्थापना की गई, जहां पर उत्तर पूर्वी भारत का जो भी बांस होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, और वहां पर उसके तहत युवाओं को रोजगार की उपलब्ध करवाया जा रहा है। बांस से टोकरी, चटाई नहीं बल्कि बॉटल और खाने पीने के रखने की चीजें भी बनाई जा रही हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक कि हमारे देश में तो जो बैरिकेड्स होते हैं क्रॉसिंग के पास में, जो आपकी सेफ करने के लिए बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, वो भी बांस से बनाई जा रही है आजकल। तो ये बहुत बड़े स्तर पर किए जाने वाली व्यवस्था है बांस, ठीक है, जो एक घास की प्रजाति है, बहुत तेजी से बढ़ सकता है, ध्यान रखना, ठीक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? बालाघाट में है, झाबुआ में, अलीराजपुर में या शहडोल में है? सर्वाधिक वन दोस्तों बालाघाट में है, 4,500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन आपको बालाघाट में देखने को मिलते हैं। डेयरी फेडरेशन में क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है? 90,212, 94,000, 9,410, 95,610 या 94,689? याद रखिएगा, 94,689 वर्ग किलोमीटर पूरा प्राकृतिक जंगल क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे पुराना जंगल कौन सा है? तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, वन विहार पार्क में या बांधवगढ़ में? अगर हम सबसे पुराने जंगल की बात करें तो बोरी राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर आपको वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा वन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस साल से प्रभाव में आया? 1991, 1972, 1984, सन 2000? ध्यान रखना है, ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन जो टेस्ट 2016 में वहां पे आ चुका है, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा है।
मैं इसको एक स्टैंडर्ड प्रश्न के तौर पर देखता हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो एमपीपीएससी यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन एमपीपीएससी की परीक्षा में भी बार बार आ चुका है। ये जो प्रश्न है ये एमपीएसआई में भी आ चुका है, एमपी कांस्टेबल में भी आ चुका है। ये प्रश्न भारत के जीके के अंतर्गत आप लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखा नहीं है ना प्रश्न कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इस साल से प्रभाव में आया। तो यहाँ पर आप 1972 में भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लेते हैं, जिसके माध्यम से भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1974 में लाया गया है। इसके तहत वन्य जीवन को संरक्षण रखने के लिए काम किया जाता है। अब वन्य जीवन की हम बात करें दोस्तों, तो वन्य जीव की बात की जा रही है, एनिमल्स की बात की जा रही है। इसके माध्यम से शिकार जो जीव ऐसे हैं जिसको इस अधिनियम के तहत रोक किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, उसका शिकार नहीं किया जाता। अगर किसी ने शिकार किया उसे अवैध माना जाएगा और उसे कानून के तहत सजा दी जाएगी। बराबर, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन्यजीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है, क्या होता है? अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का बनना, शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना गिनती करना, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ाना, उपयुक्त सभी। अगर दोस्तों आप वन्य जीवन में प्रबंध करना चाहते हैं, वन्य जीव प्रबंध का मतलब यह है कि हमारे देश में वन्य जीवों के लिए उचित चीजें उपलब्ध करवाई जाए, साधन उपलब्ध करवाए जाए, उचित एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाया जाए। जब उनको उचित एनवायरनमेंट उपलब्ध कराने की बात करेंगे तो आज के समय में तो जंगलों को जिस हिसाब से काटा जा रहा है, जिस हिसाब से उनको खत्म किया जा रहा है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरत है कि जंगलों का भी संरक्षण किया जाए, ताकि जंगली जीवों का संरक्षण हो। एक्चुअल में सामान्य सी बात है कि जंगली जीवों का निवास स्थान जो होता है वो जंगल होता है, और जब आप जंगल को नष्ट कर देंगे तो जंगली जीव अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर मानव को आवास ना मिले तो मानव भी मरता चला जाएगा, वैसे ही अगर जीवों को आवास नहीं मिलेगा तो जीव भी मरते चले जाएंगे। तो जीवों के संरक्षण के लिए उनके आवास स्थल को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। तो इसके तहत आपको अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाना होंगे, उनको आप कानून के तहत संरक्षण देंगे, तब जाकर उनके कटने, उनके समाप्त होने की स्थिति से आप रोक पाएंगे, तब जाकर वहां वन्य जीवों को सुरक्षा मिल पाएगी। दूसरा है कि शिकार की रोकथाम। सीधी सी बात है कि अगर आप शिकार को नहीं रोकेंगे, शिकार को अवैध नहीं करेंगे, तो लोग उनको मार मार के खत्म कर देंगे। वैसे भी हमने देश और दुनिया में देखा ही है कि कैसे जानवर के हर एक अंग का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उनकी गणना करना पड़ेगी। आपको सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ पर इस प्रजाति के पहले कितने जानवर थे और फिर कितने जानवर अब हो गए। अगर कम हुए हैं तो हमारे द्वारा किए जा रहे वाले प्रयासों में बदलाव की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। और अगर वो बढ़ रहे हैं तो फिर उस चीज को कंटिन्यू करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, हमने चीता 1948 में लास्ट टाइम हमारे देश में चीता देखा गया था, जिसे छत्तीसगढ़ के महाराजा ने शिकार करके मार दिया था। उसके बाद हमारे देश में चीता खत्म हो गया। अब हाल ही में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में, जो मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, 2018 में बना था, तो श्योपुर मुरैना वाले क्षेत्र में आता है, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी है। बारवा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, जहां से कूनो नदी बहती है। अब इस कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में पहले आप बब्बर शेर को रखने वाले थे, जो एशिया गिर गुजरात में मिलता है, कच्छ क्षेत्र में। लेकिन बाद में आपका प्लान बना और आपने यहाँ की स्थिति भी जब शोध करवाया तो ये चीता के रहने के लिए एक अच्छी प्लेस देखने को मिली। अब आप उन चीता को हमारे देश में ले आए, पहले आप 8 ले आए, फिर आप 12 ले आए, आप 20 चीते ले आए। 20 में से लगभग 8 चीतों की तो मृत्यु हो चुकी है। अब सोचने वाली बात है कि इतने सारे चीते जो हैं वो आपके यहाँ आके मर चुके हैं, तब आप उनकी गणना करके आप उन पे शोध करोगे ना कि उनके लिए क्या तकलीफ है, वो तकलीफ का निवारण किया जाएगा, तब जाके वो हमारे पास सर्वाइव करेंगे। ये सारी चीजें करने की जरूरत होती है। स्थायी जल संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों क्या होता है कि अगर आप जंगल में भी जाएंगे तो जीव वहीं रहते हैं ज्यादातर जहां पर उनके लिए पानी की उपलब्धता होगी। अगर जंगल में पानी की उपलब्धता नहीं है तो वहां से जीव हटना शुरू कर देते हैं, और अगर पूरे एरिया में पानी नहीं तो धीरे धीरे करके जीव प्यासे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार के द्वारा पर्टिकुलर इन क्षेत्रों में तालाब और आदि पोखर जैसी व्यवस्था की जाए, ताकि वर्षा का जल उनमें भरा जाए, तो बाकी के वर्षा के अलावा वाला जो सीजन होगा उसमें उनमें पर्याप्त पानी रहे, ताकि जंगली जानवरों को पानी की उपलब्धता रहे और वो यहाँ वहां ना जाए और उनकी जीवन बच सके। तो ये सारे ऑप्शंस आप किसके लिए करते हैं? वन जीव प्रबंधन के लिए करते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? यूरोपीय संघ को, अमेरिका को, विश्व बैंक की, या भारतीय रिजर्व बैंक की? वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों 1944 में स्थापित होता है, इसका ही कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सहायता प्राप्त है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, ध्यान रखेंगे। IMF इसके साथ बनने वाली संस्था थी। वैश्विक स्तर पर जो विकासशील देश है उनको लोन देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक।
तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारे यहाँ पर वन संबंधी परियोजना जो है वो चलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया? समझिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि भारत सरकार द्वारा जो जैव आरक्षित क्षेत्र बनाना हो, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की जो व्यवस्था है दोस्तों, वो 1973 के बाद से हमें दिखाई पड़ती है। 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम जो है वहां पर एक समझौता होता है 5 जून 1972 को। ये मानव पर्यावरण पर विचार करने का पहला समझौता था और इस समझौते के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP अस्तित्व में आता है। और जब UNEP अस्तित्व में आया तो वैश्विक स्तर पर जो डेवलपमेंट परियोजनाएं रही उसको लेकर आप चीजें देखने लगे। अब यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट का ध्यान है, और कीनिया में जो नैरोबी है राजधानी, वहां पर इसका क्या कर रखा है, इसकी मुख्यालय बना रखा है। अब ये तो अस्तित्व में आया और इसी के अस्तित्व में आने के साथ ही जैव आरक्षित क्षेत्र बनाने के विचार भी सामने आता है 1973 में। और भारत में नीलगिरी का पहला 1986 में जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया और वर्तमान में लगभग 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं हमारे देश में। इनमें से 3 जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है, जिसमें से एक पचमढ़ी है, एक अमरकंटक अचानक मार्ग है और एक पन्ना है। पचमढ़ी वाला 1999 में बनाया गया, अमरकंटक अचानक मार्ग 2005 में बनाया गया और पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र है जो 2011 में बनाया गया पन्ना में। अब यहाँ समझना है कि ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहां पर 1999, 2000, 1999 और 2000 है। अब यहां पर 2000 की डेट भी 2 बार है, 1999 भी 2 बार है। अब आपको यहां पर मंथ और डेट पे जाना पड़ेगा, तो 3/3/1999 में जो पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र इसको बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना बराबर। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, जैव आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई उसमें सबसे बड़ा एरिया होता है जो हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ होता है बराबर। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3 है। ठीक है, चलिए तो ये व्यवस्था हम लोगों ने की है 1999 में 3 तारीख को, तीसरे महीने में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आया हुआ है और आगे के एग्जाम्स में भी आ सकता है। ठीक है, इंदौर में है, बांधवगढ़ में है, भोपाल में है या बुरहानपुर में? ध्यान रखिएगा, ये जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये भोपाल में है। इंपॉर्टेंटली वन प्रबंधन संस्थान की ट्रेनिंग देने का ये काम करता है और 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1982 में, और है कहां, तो भोपाल में है बराबर। आगे देखते हैं, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम क्या है? सागवान, साल, हल्दू या बदूल? याद रखिएगा, सागवान का वृक्ष जो होता है वो सबसे अच्छी प्रकार की इमारती लकड़ी देता है। फर्नीचर बनाना हो या ऐसे हर किसी काम में आप इसका यूज करते हैं। अगर हम देखें आर्थिक रूप से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको सागवान की मजबूत लकड़ी जो वो ही मिलती है। ध्यान रखना, कितना? लगभग 17% से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में सागवान के वृक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागवान के जंगल पाया जाता है। अब इसमें सतपुड़ा अभ्यारण्य में पाया जाता है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य में पाया जाता है, संजय अभ्यारण्य में पाया जाता है कि कान्हा अभ्यारण्य में पाया जाता है? एग्जाम कई सारी रही जिसमें ये प्रश्न आ चुका है। अगर इस उत्तर के हिसाब से जाएं दोस्तों तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1976 के आसपास स्थापित किया गया था और रायसेन, भोपाल के पास है रायसेन, यहाँ पर बनाया गया है और एक ये प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर भी है। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो बाघ अभ्यारण्य है एक, यहाँ पर आप जब घूमने के लिए जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको सागौन के सबसे बेहतर जंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सागौन के सबसे बेहतर जंगल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? रातापानी अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे, रायसेन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक स्थित है? बैतूल में, जबलपुर में, इंदौर में या मंडला में? याद रखिएगा, जबलपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला के तौर पर मतलब क्षेत्रीय कार्यालय है। यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान केंद्र भी आपको देखने को मिलेगा। ये इसकी स्थापना 1962 में आपने की थी और बाद में इसको आप देहरादून के वन जो अनुसंधान संस्थान उसके अंदर आप देखते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है प्लाटून कमांडर में आ चुका है 2015 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेंदू पत्ते का उपयोग किसमें होता है? वीडियो बनाने में, पशु आहार बनाने में, कागज बनाने में, इनमें से कोई नहीं। जेल प्रहरी का प्रश्न 2009 में आया था।
तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग में यूज किया जाता है। बीड़ी की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो अव्वल है। लगभग 260 कारखाने मध्य प्रदेश में बीड़ी के हैं और कई सारे लोगों को ये रोजगार देने का काम भी करता है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो याद रखिएगा, जैव आरक्षित क्षेत्र मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। मैंने अभी बताया कि भारत में 18 है, मध्य प्रदेश में 3 है। पहला कौन सा था दोस्तों? नरसिंहगढ़ था, अमरकंटक था, खजुराहो था या पचमढ़ी था? पहला था पचमढ़ी, 1999 में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र था, यह आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक 2005 में बनाया गया, दूसरा था, और नवीनतम 2011 में पन्ना बनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? ग्वालियर में, श्योपुर में, भिंड में या उपरोक्त सभी में? याद रखिए, सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी में। एक्चुअल में क्या है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये पूरा जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंटली आपको मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसमें से अधिकांश यहीं पर स्थित है और यहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत कम होती है। वर्षा कम होती है का मतलब है कि लगभग 55 सेंटीमीटर यहाँ पर भिंड जो है वो सबसे कम वर्षा वाला जोन है। अब चूंकि पानी कम गिरता है तो फिर पौधे वैसे ही होंगे, पत्ती वाले वन नहीं होंगे, होंगे तो बबूल जैसे कांटे वाले वृक्ष के वन मिलते हैं, क्योंकि पानी कम है। तो इसलिए ये पूरे के पूरे जो जिले हैं ये पूरे कटीले वन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जहां भी मध्य प्रदेश में बारिश कम होती है वहां सोचना ही नहीं है कुछ भी, सीधे लगा दीजिए कटीले वन होंगे, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है? देखो, वन आच्छादित इलाका तो पूछा जाता है, लेकिन वन विहीन कितना है? 25%, 30%, 35% या 40%? मध्य प्रदेश का 40% भूभाग वन विहीन है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश के लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना योगदान है? तो 14%, 18%, 20% या 24%? याद रखिए, लगभग 20% के आसपास मध्य प्रदेश लकड़ी उद्योग में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत भूमि चारागाह के अंतर्गत आती है? 7.2, 8.2, 10.2, 11.92? याद रखिएगा, लगभग 8 से 9%। क्योंकि अब 9% इसमें नहीं है ना, तो 8 से 9 है तो 8.2 आप समझ सकते हैं, लेकिन 8 से 9% के आसपास मध्य प्रदेश की भूमि चारागाह के लिए, पशु चराने के लिए खाली मौजूद होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में बंजर भूमि का प्रतिशत ज्यादा है? टीकमगढ़ में है, शाजापुर में है, रतलाम में है या उपरोक्त सभी में है? फिर वही बात हो गई, ये सारे जिले आपके कम वर्षा वाले क्षेत्र में आ गए, तो यहाँ पर अधिकांश भूमि बंजर आपको देखने को मिलती है, तो सभी जिले इसमें शामिल होंगे जहां पर बंजर भूमि ज्यादा है। अगला प्रश्न, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है? खैर से, पलाश से, साल से, धावड़ा से, यात्रा के खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है? मंडला में है, बैतूल में, जबलपुर में या बालाघाट में? याद रखिए, बैतूल में भी है और बालाघाट में भी, लेकिन वन राज्य महाविद्यालय की बात करें तो 1979 में बनाया गया था बालाघाट में, बराबर पहला। 1980 में बैतूल में भी स्थापित किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वनव्रत में आते हैं? तो याद रखिए, उज्जैन, खंडवा, होशंगाबाद या इंदौर? खंडवा में सबसे ज्यादा है, होशंगाबाद में सबसे कम आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया गया था, कब किया गया था? 1965, 70, 75, 80? मध्य प्रदेश में सबसे पहले तेंदुपत्ता के वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना और मध्य प्रदेश में 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग के लिए स्कूल कहाँ है? बैतूल में है, रीवा में है, दोनों जगह पर, इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल जो है वो बैतूल और रीवा दोनों में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन पालों तथा वन संरक्षकों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन या सभी जगहों पर? यहाँ पर प्लस शिवपुरी, शिवपुरी में भी विद्यालय है, 3 ये रहे, चारों जगहों पर आपको इनके ट्रेनिंग सेंटर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ है? दतिया में, शिवनी में, शिवपुरी में, श्योपुर में? शिवपुरी में दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? बालाघाट, बैतूल, मंडला या छिंदवाड़ा? प्रबंधन संबंधी शिक्षा केंद्र बालाघाट में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 72 में, 74 में, 73 में या 75 में? 24 जुलाई 1975 को वन विकास निगम बनाया गया था, भोपाल में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कीट लगने से किस वृक्ष से बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? सागौन के, यूकेलिप्टस के, साल के या खैर के? याद रखिएगा, साल के वृक्ष राज्य सरकार के आदेश पर, याद रखिए किसके आदेश पर? राज्य सरकार के आदेश पर लगभग 10 लाख वृक्ष काटे गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें बोर
बोर नामक कीट जो है वो लग गया था और उस कीट के कारण कहीं ना कहीं आसपास के सारे वृक्ष खराब हो जाते। तो ऐसे कीट वाले संक्रमित लगभग 10 लाख वृक्ष जो थे वो राज्य सरकार के आदेश पर काटे गए थे। काय के? साल के वृक्ष। तो बोर नामक कीट साल के वृक्ष पर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या सभी में? ध्यान रखिए, प्रशासनिक आधार पर मध्य प्रदेश में इन 3 भागों में वनों को डिवाइड किया गया, आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन जो होते हैं वो उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। संरक्षित वन ऐसे होते हैं जहां पर मानवीय गतिविधियां, पशु चराना, लकड़ी इकट्ठे करने का काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वन विनाश का काम आप नहीं कर सकते। राज्य सरकार के देखरेख में ये होता है। मध्य प्रदेश में लगभग 35% के आसपास आपको ये वन देखने को मिलते हैं। वहीं आरक्षित वन मध्य प्रदेश में 65% से भी ज्यादा है और ये पूर्णतः राज्य सरकार के संरक्षण में होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि आदि की अनुमति नहीं होती। तो कठोर संरक्षण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन है? तो आरक्षित वन ही है, ध्यान रखेंगे। और खंडवा वन व्रत में आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना जरूरी है? 23, 27, 33 या 35? याद रखिए, वैश्विक स्तर अगर आप देखें तो वैश्विक स्तर पर यह कहा गया है कि पृथ्वी के 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है, तभी जाकर आपका परितंत्र स्वस्थ रह सकता है। फिर हमने इसी आधार पर वन नीति निकाली। 1952 में भारत की प्रथम वन नीति आई थी, ठीक है। और कौन सी नीति? वन नीति। और 1988 में दूसरी वन नीति आई थी भारत की, ठीक। तो इन वन नीतियों में हमने ये कोशिश किया कि हमारे भारत में भी 33% पर वन होना चाहिए। 1952 में भारत की वन नीति के साथ मध्य प्रदेश की भी पहली वन नीति आई थी, जिसमें यही कहा गया था कि 33% पर वन होना चाहिए। 2004 के आसपास मध्य प्रदेश की वन नीति देखने को मिलती, दूसरी वाली, जिसमें 33% भाग पर वन अनुकूल बताया गया है। अगर हम स्वच्छ पर्यावरण चाहते हैं तो 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 30.72% पर दिखता है, मतलब हम बहुत करीब हैं वन के इस आंकड़े को पार करने के लिए। धीरे धीरे करके साल दर साल भारत में वनों का आवरण जो बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण दृष्टि से 33% भाग पर वन होना अनिवार्य। ठीक, क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है? 1.11, 2.29, 8.11 या 3.2? पहले दोस्तों बात करें 1.81% के आसपास होता था, अब लगभग 2% के आसपास तक आंकड़े चले गए। लेकिन आपको उत्तर में 1.81% के आसपास अगर आता तो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली व्यवस्था, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज भी मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। आज के जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश के वन और वन संपदा पर आधारित प्रश्न है, जिसमें हम लोगों ने सभी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। जो चीज नहीं होगी वो हम लोगों ने अलग जो क्वेश्चन सीरीज की है, शुरू के क्वेश्चन पेपर, उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। और विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से हमने इतने क्वेश्चन चर्चा कर लिए हैं कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगी। क्लियर? अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश के अन्य जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। मिलूंगा अगले लेक्चर में फिर नए क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही बेहतर तरीके से डिस्कशंस के लेक्चर आप लोगों के लिए लाता रहूंगा मैं। बस आपके द्वारा मोटिवेशन की जरूरत है, जो आप लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा हमें कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से नए लेक्चर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।